गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम इस पेपर के 50 यूनिट शुरू करेंगे एंड इट इज़ रिलेटेड टू एसी ब्रिज। हम यहाँ पे कई तरह के एसी ब्रिज एनालाइज करेंगे। ब्रिजेस किस काम में आते हैं? यदि कोई भी कंपोनेंट है आर एल या सी, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, अननोन वैल्यू का, तो उनकी वैल्यूज़ हम इन ब्रिजेस की सहायता से निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ अननोन रजिस्टर, कैपेसिटर और एन इंडक्टर यूजिंग द ब्रिजेस। बहुत कॉमन ब्रिज हमने पढ़ा हुआ है जिसको कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 आर्म्स होती हैं और 4 आर्म्स जो होती हैं इसके अंदर हम 2 कॉर्नर्स के ऊपर, ऑब्वियसली 4 आर्म्स, जैसे यहाँ पर मान लो आप ये ब्रिज है, ठीक है, तो इसके अंदर जो 4 कॉर्नर्स हैं तो 2 पे तो हम क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, और बाकी के 2 के ऊपर हम इंडिकेटर लगा देते हैं। फिर हम, जैसा हमने पढ़ा हुआ है इसको छोटी क्लासेस के अंदर, कि इसकी बैलेंसिंग की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लेते हैं, ठीक है। और जब बैलेंस हो जाता है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स पर, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने डिटेक्टर लगा रखा है, जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इससे बहने वाली करंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम उस टाइम क्या कहते हैं कि ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। तो इस तरह के ब्रिज हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो एसी ब्रिजेस पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कि हम जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होगा, जो वोल्टेज देंगे वो क्या होगा? एसी लगा हुआ होगा, ठीक है। उससे हम अननोन इंडक्टर्स, अननोन कैपेसिटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक इंडक्टर बनाया, ठीक है, एक वायर लिया, उसकी कॉइल बना दी, अब उसका इंडक्टेंस कितना हेनरी है, ठीक है, वो हम किससे पता लगा सकते हैं? व्हीटस्टोन एसी ब्रिजेस से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक एसी ब्रिज दिखाया हुआ है। एसी ब्रिज के अंदर सिर्फ क्या चीज़ है कि यहाँ पर Z1, Z2, Z3, Z4 4 इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं। इम्पीडेंसेस क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। तो हमने इस ब्रिज के ऊपर 1, 2, 3, 4 आर्म्स हैं इसकी, तो यहाँ पे हमने ये D पॉइंट C कह दिया, इसको पॉइंट D कह दिया। यहाँ पे तो हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया VS, और A और B के बीच के अंदर हमने यहाँ पर एक नल डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है, यानी कि एक डिटेक्टर है। अब ये गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, वैसे हम ज़्यादातर यहाँ पर जो काम में लेते हैं वो हेडफोन्स काम में ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसके अंदर हमने ये 4 आर्म्स लगा लिए। अब Z1, Z2, Z3, Z4 हम इसके अंदर मानते हैं कि Z1 से बहने वाली करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, इसमें बहने वाली करंट Z4 में I4 है, और Z3 के अंदर बहने वाली करंट I3 है। अब हम इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, ये एसी ब्रिज तो बन गया, इसकी हम बैलेंसिंग करने वाले। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लें, इस तरह से चुनें कि पोटेंशियल एट A बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल एट B, ठीक है, ताकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स A और B इक्वी पोटेंशियल पे आ जाएं। जब इक्वी पोटेंशियल पे आ जाएंगे, इसका मतलब इससे बहने वाली करंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर में या फिर हेडफोन के अंदर कोई किसी तरह की करंट फ्लो नहीं करेगी, तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो अगर मान लो हम कह देंगे ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब क्या है? पॉइंट A एंड पॉइंट B आर एट इक्वी पोटेंशियल। सो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है तो उसका इंडिकेटर उसके अंदर पॉइंट 0 पे आ जाएगा। हेडफोन लगा रखे हैं तो उसमें सुनाई देने वाली आवाज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रोवाइडेड आवाज़ कब सुनाई देगी? जब आपने यहाँ से जो AC लगा रखा है उसकी फ्रिक्वेंसी आप ऑडिबल रेंज के अंदर रखोगे। तो दिस इज़ दी बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज। अब इसको ब्रिज को बैलेंस करना कैसे है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है कि पॉइंट A और पॉइंट B पर पोटेंशियल कैसा हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो पॉइंट A का पोटेंशियल यदि आप मान लो C के रेस्पेक्ट में देखें, अपन C के रेस्पेक्ट में दोनों का पोटेंशियल देखेंगे, A का भी B का भी, तो C के रेस्पेक्ट में A का पोटेंशियल कितना होगा? I1 Z1। ऐसे ही C के रेस्पेक्ट में B का पोटेंशियल कितना होगा? I2 Z2। अगर अपन चाहें तो D के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। D के रेस्पेक्ट में अगर A पे देखेंगे तो I3 Z3, और D के रेस्पेक्ट में B को देखेंगे तो I4 Z4। चलो दोनों में से कोई सा एक ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम पोटेंशियल A और B पे कैसे नाप रहे हैं? C के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं। तो इसका मतलब कि A पे पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C कितना होगा? I1 Z1, और पोटेंशियल एट B विद रिस्पेक्ट टू C कितना होगा? I2 Z2। तो हम चाहते हैं कि पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B का पोटेंशियल बराबर हो। तो हमने यहाँ पर बैलेंसिंग की कंडीशन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? I1 Z1 इक्वल टू I2 Z2। अच्छा, I1 की वैल्यू यदि अपन निकालें तो I1 करंट कौन से पाथ से बह रही है? इस पाथ से बह रही है। I1 करंट यहाँ गई, ठीक है, और I1 करंट जो है वो इस पाथ से बहते हुए यहाँ पे गई,
ठीक है। अब अपन जब ये बात कर रहे हैं कि बैलेंसिंग हो चुकी है तो इसका मतलब I1 और I3 बराबर ही होगा, क्योंकि जब बैलेंसिंग हो जाएगी तो I1 करंट इधर से आई तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, तो उस वक्त I1 और I3 बराबर होगा। तो इसका मतलब कि पूरे पाथ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1 ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि वोल्टेज कितना है Vs और इम्पिडेंस कितना है Z1 प्लस Z3। तो इसका मतलब कि I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ Vs अपॉन Z1 प्लस Z3। ऐसे कैसे I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड है, हम बैलेंसिंग की कंडीशन निकाल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस्ड है इसलिए यहाँ से जो भी करंट आ रही है I2 वो सारी की सारी इधर से जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ए और बी इक्विपोटेंशियल पे है। तो पूरे में इस पूरे पाथ पे सी से बी, बी से डी, इस पूरे पाथ में करंट फ्लो कर रही है I2। वोल्टेज कितना लगा रखा है हमने Vs, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Vs अपॉन Z2 प्लस Z4। तो इस तरह से I1 और I2 दोनों निकाल दिए हमने। I1 को कह दिया Vs अपॉन Z1 प्लस Z3, I2 को कह दिया Vs अपॉन Z2 प्लस Z4। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, I1 और I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज दिस इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी विल बी गेटिंग। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। तो ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंसिंग। ठीक है, ये बैलेंसिंग की कंडीशन आ गई किसकी, AC ब्रिज की। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है, सारे के सारे इम्पिडेंसेस है। ठीक है, तो इम्पिडेंसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे Z1 है तो Z1 को कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 और ये इसका एंगल हो गया जितना फेस प्रोड्यूस करेगा ये। क्यों, क्योंकि Z जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। हम हमेशा Z को क्या लिखते हैं, Z इज रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ठीक है, तो अगर मान लो Z का मैग्नीट्यूड देखें तो इट इज़ √R² प्लस x²। ठीक है, और इसका यदि फेज देखें तो इट इज़ tan इनवर्स y/x, यानी कि x अपॉन r। इस तरह से ये अपन निकाल सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि इम्पीडेंस को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इम्पीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल, कितना फेज प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से Z1 Z2 Z3 Z4 को अपन इस तरह से लिखें। अब ये चारों के चारों Z की वैल्यू मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में यहाँ पे पुट करें अपन, तो किस तरह से आएगा, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे सारी डाल दी। Z1 की जगह लिख दिया Z1 का मैग्नीट्यूड एंगल θ1, Z4 की जगह लिख दिया हमने मैग्नीट्यूड Z4 एंगल θ4, इसी तरह से आगे भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ कहते हैं कि मैग्नीट्यूड्स ऑब्वियसली सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या चीज़ होगी कि पूरी कंडीशन क्या है बैलेंसिंग की, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z4 शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 एंड Z3 इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, while the phase angle produced by Z1 and Z4 their sum should be equal to the sum of the phase angle produced by Z2 and Z3। ठीक है ना, तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये दोनों लगेंगे जब अपन कहेंगे कि ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन की तरह आ चुका है। तो दिस इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर द ब्रिज। अब इन्हीं बैलेंसिंग कंडीशन को लगा करके हम डिफरेंट ब्रिजेस को पढ़ेंगे और उनसे अननोन वैल्यूज़ निकालेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स की।